Assalamu alaikum, dear students. This is me, Mohammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. This is your next lecture that is related to the organizing. Previously, we talked about the planning function. Then we are going to discuss the organizing, and finally we will be moving towards the managing. ये तीन फंक्शन के ऊपर comprising one chapter आपका complete होता है, right? Planning, organizing, and managing. So today we are going to discuss the organizing function over there with respect to the details that how it is going to affect the organization. किस तरह एक entrepreneur को organization की ज़रूरत होती है, organizing function की ज़रूरत होती है और इसकी क्या implications हैं और कितना important ये function है जो कि perform करना ज़रूरी है. Talking about the details in the next upcoming slide. Yes, organizing function, the role of the organizational chart. जब हम organizing function की बात करते हैं dear students, तो organizational chart बड़ा important होता है. Entrepreneurship is actually going to be started from one person. एक बंदा उसको स्टार्ट करता है, लेकिन एक टाइम आता है कि उसकी एक कंपनी एस्टेब्लिश होती है, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल के ऊपर. डेफिनेटली उसके डिफरेंट मैनेजमेंट लेयर्स होती हैं. हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया, हमने मैनेजमेंट फंक्शंस में उसको देखा कि डिफरेंट मैनेजमेंट लेयर्स होती हैं, लोअर मिडिल एंड अपर वन. उसके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं और उनके डिफरेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनता है उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हीं एक्टिविटीज की बुनियाद के ऊपर. फिर एक लाइन ऑफ कमांड होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, राइट. सो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि चार्ट जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन या एंटरप्रेन्योर का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो डिस्कस तब तक नहीं हो सकता. सो टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स. So here is the role of the organizational chart, a very important thing that can be comprehended from your details within the slideshow. A drawing that shows the structure of an organization, major subclassification and the reporting relationships among the personals, right? इसके ऊपर शायद पहले भी preliminary level के ऊपर बात हो चुकी हुई है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर सब क्लासेस को, क्लासिफिकेशंस को, डिफरेंट तफरीक को, एंड द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस कि हु विल रिपोर्ट टू होम. रिपोर्टिंग मींस कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसके साथ एसोसिएटेड. ये तमाम मैटर जो हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं और यही पर्पज है कि हम चार्ट डेवलप करते हैं, राइट. द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज क्या है, why they do exist within the market. Entrepreneur जब स्टार्ट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है वो यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकता है. शो द डिपार्टमेंट दैट मेक अप द कंपनी. यस, ऑर्गेनाइजेशन हम इसलिए करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर चार्ट इसलिए बनाते हैं ताकि ये डिफाइन हो सके कि इसके कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. हमने पहले डे स्टूडेंट्स बात की कि एक कंपनी के अंदर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं. हमने इसके ऊपर बात की देयर कैन बी दी marketing department, there can be the human resource department, there can be the procurement department, there can be research and development department, there can be accounts and finance department, many more, right. Second, indicate each employees department and whom each reports. Very important. इसलिए भी हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि हर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज कौन से हैं और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, वो किसके अंडर काम करते हैं, राइट. Finally, is identify the lines of authority and the formal communication within the organization. Very important. When we talk about who will report to whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वहाँ हम एक्चुअली हम लाइन्स ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट. हर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं, वो अपने बॉसेस को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने बॉसेस के ऑर्डर्स के मुताबिक चलते हैं. सो इसलिए लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ना और फॉर्मल कम्युनिकेशन के हाउ इट विल फ्लो फ्रॉम अपर टू द लोअर लेवल एंड फ्रॉम लोअर टू द अपर लेवल, ये आइडेंटिफाई होगा उसी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो हम तीन चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे. डिवीजन ऑफ द वर्क, वर्क को आपने डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है. द फैसिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि उस जगह पर उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर जहाँ पे हमने बात की कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, कंडीशंस क्या है, क्या ऐसी कंडीशंस तो नहीं जो आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो, कैसी कंडीशंस ये तो नहीं है जो आप टाइमिंग्स आपकी बहुत ज्यादा एंगेज करें, 9 to 9, 9 to none सेल्स की जॉब हो गई जैसे, तो उस तरह की कंडीशंस हैं कि ये नहीं है. फाइनली इज द एम्प्लॉयज. यस, इंपॉर्टेंट सोर्स. ऑर्गेनाइजेशन में आपने एचआरएम में पढ़ा होगा, द एम्प्लॉयज आर द मेजर सोर्स ऑफ द कंपनी. दे आर बैकबोन, दे आर बैकबोन एज वेल एज ब्लड टू द ऑर्गेनाइजेशन. इफ दे आर नॉट हैप्पी, अगर वो खुश नहीं है, वो काम ठीक नहीं करते, तो इट मींस नो वी आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज द कंपनी. आप ऑर्गेनाइजिंग में
टास्क असाइन करते हैं कि जी ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। और अगर आपके एम्प्लॉयज ही डिस्कस ना हो, उनके मैटर्स, उनसे रिलेटेड चीजें, इश्यूज डिस्कस ना हो, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिस्कस करना तब तक काबिल कबूल नहीं होगा, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दैट विल मजीद आपको क्लियर करेगा कि हम इसको कैसे मूव करें। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योर है जी, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। यहाँ पे हम उसका डिस्कस करने वाले हैं क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं जो कि उसको हेल्पफुल साबित होंगे उसके कारोबार को चलाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। यस, ही मस्ट बी और शी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, उन कामों के लिए जो उसको असाइन किए गए। एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी मीन्स अगर आपने किसी को बॉस बनाया है, कंपनी ने किसी को बॉस बनाया, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अथॉरिटी भी दे, क्योंकि अथॉरिटी तब तक नहीं होगी जब तक बॉस के ऑर्डर्स नहीं होंगे, और बॉस के ऑर्डर्स के साथ ही अथॉरिटी मेंटेन होगी, राइट। तभी आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज आपके साथ काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में गुड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि अकाउंटेबिलिटी डालती है। अकाउंटेबिलिटी मींस आपने जो काम आपके जिम्मे लगाया गया है, कल को उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यू मस्ट बी अकाउंटेबल टू इट, यू मस्ट बी एबल टू आंसर कि ये जी आपका काम ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि यकसानियत, कमांड एक ऑर्डर होंगे, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयज हैं, 15 हैं, 20 हैं, किसी एक डिपार्टमेंट हेड के नीचे काम कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर की एग्जांपल है, मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के नीचे अच्छा खासा स्टाफ काम करता है। अब जो ऑर्डर्स होंगे, यूनिटी ऑफ कमांड होगी, मार्केटिंग मैनेजर ही ऑर्डर पास करेगा। ये नहीं कि असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर पास करे, कोई सुपरवाइजर पास करे, नो, एक ऑर्डर्स होंगे, तभी आप प्रॉपरली काम को कर सकेंगे। हो सकता है कि मार्केटिंग मैनेजर कोई ऑर्डर दे, असिस्टेंट कोई और ऑर्डर दे, सुपरवाइजर कोई और ऑर्डर दे, तो इस तरह एक क्लैश पैदा हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यू मेंटेन इट, कि आपकी कमांड की यूनिटी और सेम होनी चाहिए। स्पैन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कमांड डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पैन का मतलब होता है दौरानिया, कि किस किस लेवल के ऊपर फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं वापस, कि उसका हमने देखा एक यूनिटी ऑफ कमांड है, वो कमांड, वो फंक्शन करता है, वो ऑर्डर देता है। यहाँ पे स्पैन का मतलब है कि कितना फैला हुआ है उसका उसका दायरा अख्तियार कितना है। क्या वो अपने डिपार्टमेंट से निकलकर फाइनेंस डिपार्टमेंट, योर एचआरएम डिपार्टमेंट, योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्या वहां पर भी ऑर्डर दे सकता है? नो, उसका जो स्पैन है वो अपने डिपार्टमेंट तक महदूद है, राइट। तो यह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका स्पैन कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें 4 या 5 अगर आपकी स्टैब्लिश हो जाए, आप तय कर लें, तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आ सकती। डेफिनेटली यू विल बी इन दैट पोजीशन कि आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की फॉर्म्स क्या होती हैं, प्लानिंग की टाइप्स क्या होती हैं, वो तब तक नामुकम्मल है डियर स्टूडेंट जब तक आप प्लान को अमली जामा ना अपनाएं। अमली जामा तभी आप पहना सकते हैं जब आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, आप सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मूविंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यू माइट हैव गॉन थ्रू इट। हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए एंटरप्रेन्योर के पास ये 4 मेजर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है, और इन ऑर्डर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी सक्सेसफुली, वो इन तमाम को यूटिलाइज करते हुए प्रॉपर मैसेज कन्वे कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन इज द टीम ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिटेल में हम देखते हैं। In order to go into the details, we have to drill down into the slides that we have to be discussed in next upcoming session. Yes, this is the line organization. We are talking about firstly about the first type over there, right? All authority and the responsibility can be traced in a direct line from the top executive down to the lowest employee level in the organization. आप देख सकते हैं हायरार्की में आपके सामने प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सेल्स एंड मैनेजर को ऑर्डर दे रहा है, सेल्स एंड मैनेजर असिस्टेंट सेल्स एंड मैनेजर को ऑर्डर देगा, और असिस्टेंट सेल्स एंड मैनेजर आगे ब्रांच मैनेजर्स को ऑर्डर कन्वे करेगा, राइट। इसी तरह एक प्रॉपर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, क्लियर लाइन ऑफ एक्शन, एक ड्रॉ करके आपको बता दिया गया है कि कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। इस तरह अगर आप देखें तो प्रोडक्शन मैनेजर और कंट्रोलर जो कि सेल्स मैनेजर के राइट और लेफ्ट पे मौजूद हैं, उनके यहाँ पर कोई रोल नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर के आगे कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती। इट मींस प्रोडक्शन मैनेजर किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, कंट्रोलर किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता। ऑर्डर सिर्फ प्रेसिडेंट देगा सेल्स मैनेजर को, और सेल्स मैनेजर आगे पास करेगा उन ऑर्डर्स को, राइट। सो इट मींस दैट दे आर बाउंड टू अ प्रॉपर पार्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पर अपनी यूटिलाइज करें बाकी पावर्स को, अथॉरिटीज को। ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है कि कौन किसको देगा, राइट।
Talking about line and staff organization, that is the most important second part of organizing function that is needed to be taken into account by the entrepreneur, right? So line and staff organization में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैphazard different lines एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कमांड कर रहा है नीचे फाइनली प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ, लेकिन उसके राइट और लेफ्ट पे जो इकोनॉमिस्ट एंड लीगल एडवाइजर हैं वो भी उसी प्रोडक्शन मैनेजर को डेयर स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं और ऑर्डर्स कर रहे हैं. इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिस तरह आपकी प्रोडक्शन मैनेजर को ऑर्डर्स दे रहा है, वही ऑर्डर्स आपके मूव करेंगे फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर्स को भी, क्योंकि चीफ सीईओ इज द अपर अथॉरिटी, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो तमाम को ऑर्डर्स यूनानिमसली दे सकता है. प्रोडक्शन मैनेजर आगे देगा फोरमैन को और फोरमैन वर्कर्स फाइनल उसको कंप्लीट करेंगे. सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाफ वर्कर्स एज वेल एज लाइन अथॉरिटीज. ठीक है, लाइन होती है लोअर लेवल अथॉरिटीज को कहते हैं, स्टाफ थोड़ा अपग्रेडेड होता है. हम इसके डिटेल को नीचे डिस्कस करेंगे जी. Managers have direct control over the units and employees they supervise, but have access to staff specialists for assistance. कहने का मकसद ये है कि मैनेजर का जो कंट्रोल है डायरेक्ट वो यूनिट मैनेजर्स के ऊपर और एम्प्लॉयज के ऊपर है, वो उसको सुपरवाइज करेंगे, लेकिन साथ साथ जो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, बट हैव एक्सेस टू स्टाफ स्पेशलिस्ट फॉर असिस्टेंस, मदद करने के लिए जो स्टाफ असिस्टेंट हैं उनकी भी आपको रहनुमाई मिल सकती है, वो भी आपकी मदद करने को तैयार हो सकते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो ऑर्डर देगा राइट प्रोडक्शन मैनेजर को, लेकिन उसके साथ साथ लीगल एडवाइजर एंड इकोनॉमिस्ट भी अपना रोल प्ले करते हुए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट. At the same time, moving towards the next line of the explanation, it is designed to solve the problem of complexity and still retain the advantages to define and direct lines of authority. कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए किया गया. कैसी कॉम्प्लिकेशन के एक बंदा ऑर्डर नहीं करेगा, कुछ उसको असिस्टेंस देने वाले लोग भी मौजूद होंगे. फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने प्रोडक्शन मैनेजर को एडवाइस की कि आप ये चीजें बनाएं, राइट. प्रोडक्शन मैनेजर का काम ये है ना कि वो कंपनी के अंदर कुछ चीजों को बनाएगा, खरीदेगा, फिर प्रोडक्शन करके बेचेगा. तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि थोड़ा सा एडवाइस ले ले. किससे? लीगल एडवाइजर से लीगल एडवाइस ले सकता है कि क्या जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये लीगली ठीक है, मार्केट में हम इसको बेच सकते हैं, क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो नहीं रखती. इसी तरह इकोनॉमिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. आप कुछ बना रहे हैं, आप कल को उसकी कोई प्राइस तय करेंगे, क्या आपकी मार्केट के लोग वो प्राइस देने के लिए तैयार हैं? आपको तो सीईओ ने कह दिया कि जी आप चीज बना दें, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आप चीज तो बना दें, क्या उस चीज की कीमत तय होगी? कौन उसको पे करेगा? क्या लोग उसको पे कर सकते हैं? क्या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड होगी या नहीं? ये बातें आपको कौन बताएगा? डेफिनेटली ये बातें आपको इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बताएगा डियर स्टूडेंट्स के. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी को हम यहाँ पे मेंटेन करते हुए दोनों की असिस्टेंस लेकर आगे चलेंगे, तो हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कहलाएंगे. चूंकि एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वक्त के साथ साथ वो इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जो उनको सूट करता है उसके ऊपर वो वर्क करते हुए उसको फाइनलाइज करते हैं. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप, matrix organization. Again, it is kind of combination of more than one or two things. Matrix structure combines workers into temporary work teams to complete specific projects. क्या होता है? वर्कर को क्या करते हैं, एक वर्क टीम बना देते हैं खास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. कहने का मकसद ये है कि इसमें टीम वर्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आम अल्फाज में. इसमें आपकी टीम्स बन जाती हैं, वर्कर इकट्ठे हो जाते हैं, वो खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ताकि जल्दी जल्दी उसको कर लिया जाए. Then talking about employees. Employees report to a project manager with authority and responsibility for the project. Yes, definitely जिसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर आप बनाएंगे जो कि आपके काम को देखेगा, उसके अंदर जितने भी करने वाले काम हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो उसको रिपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि कंफर्म हो सके कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई. देन फाइनली दे वर्क विद दैट मैनेजर अंटिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा आपके नॉलेज और नो हाउ के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट ऐसी चीज होती है, टेम्परेरी एक्टिविटी होती है जो वक्ती तौर पे स्टार्ट की जाती है अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. जब वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इस केस में हम यहाँ पर प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर की उसके साथ ड्यूटी खत्म हो जाएगी, वही वाले वर्कर जो अभी टेम्परेरी उसके अंदर काम कर रहे हैं वापस अपनी जगहों पर आ जाएंगे, राइट. तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वक्ती तौर पर बनती है काम करवाने के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को लेने के लिए. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप, टीम ऑर्गेनाइजेशन. टीम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट डिवाइड्स एम्प्लॉयज इनटू परमानेंट वर्क टीम्स. हमने पहले एग्जांपल ली तो उसमें हमने देखा टेम्परेरी वर्क टीम सी मैट्रिक्स में. यहाँ पे फर्क आता है, टीम ऑर्गेनाइजेशन नाम ही टीम से इसका लिया गया, तो इट मींस यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो परमानेंट वर्क टीम के तौर पे काम करेंगे, वो परमानेंट वर्कर के तौर पर सामने आएंगे, राइट. द टीम्स हैव रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज, अनलिमिटेड मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर देयर डेली वर्क. वेरी इंपॉर्टेंट. टीम हैव रिस्पांसिबिलिटी, उनके काम है, उनकी
जिम्मेदारी है। एंड अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी भी मिली हुई है किस काम के लिए, इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। एंड लिमिटेड मैनेजमेंट, यस उनकी जो मैनेजमेंट है वो लिमिटेड है, कंट्रोल ओवर डेली एक्टिविटीज, ठीक है। डेली एक्टिविटीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो बड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उन्होंने काम करने हैं, वो उनको डेफिनेटली सर अंजाम देने हों। इंप्रूविंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं काम को, लेकिन ऑर्गेनाइज के हमने 4 स्ट्रक्चर भी देख लिए। हाँ, यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि कौन से ऐसे तरीकेकार हैं मजीद जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब है आप एक हतमी तौर पर एक कंट्रोल रूम और उसको जो आप कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या कमांड सेंटर बना लेते हैं। वहीं से ऑर्डर आते हैं, नीचे वालों को ऑर्डर लेने की तो इजाजत है, ऑर्डर देने की इजाजत नहीं है। डिसीजन वो नहीं ले सकते, डिसीजन ऊपर से आएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अ फ्यू टॉप मैनेजर्स डू ऑल द मेजर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। टेक द एग्जांपल ऑफ द यूर टेलीनॉर नेटवर्क, ठीक है। अगर उनका हेड ऑफिस कराची में है, राइट, तो कराची से एक डिसीजन मेकिंग टीम डिसीजन बनाएगी, मैनेजर डिसीजन करेंगे। कराची के बाद वो डिसीजन नीचे आएगा, लाहौर में उसको तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इवन अक्रॉस द होल कंट्री वही ऑर्डर माने जाएंगे जो सेंट्रली कराची में तय हुए हैं, राइट। सो दैट इज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजिंग। देन कम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होगा जी, बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इसमें आप स्मॉलर यूनिट में बिजनेस को डिवाइड कर देंगे। एक लाहौर का स्ट्रक्चर होगा, एक इस्लामाबाद का, एक कराची का, एक मुल्तान का। And the managers have almost total responsibility and authority for the operation of the unit. Good. समझ आ गया आपको, कंपैरिजन हो गया पिछले से कि सेंट्रलाइज में एक ही अथॉरिटी थी, डिसेंट्रलाइज में आपने चूंकि उसको ऑपोजिट किया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अब दे दी। अब सारे उसको अपने अपने यूनिट के अंदर काम करते हुए उसको सरअंजाम देंगे और उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। जो डिसीजन लेंगे वो लाहौर वाले अलग लेंगे, कराची वाले अलग लेंगे, इस्लामाबाद मुल्तान वाले अलग लेंगे, राइट। एंड फाइनल इज द फ्लैटेंड ऑर्गेनाइजेशन हैज फ्यूअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्लैटेंड का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। मैनेजमेंट की लेयर्स रिड्यूस कर दी जाती हैं, लोअर अपर मिडिल की जो हमने क्लासिफिकेशन देखी उसको कम करके फ्लैट कर दिया जाता है, एक ही लेवल होता है ताकि तमाम लोग कंफर्टेबली काम कर सकें। So I would like to conclude my explanation over here with respect to the organizing. Further हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।